हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है डॉक्टर सचिन और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी के बारे में आपको यह बताना है कि ये मेडिकल साइंस का सबसे वाइड और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। वाइड होना इसका लाजमी है क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने जा रहे हैं। आप उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को खोल खोल के देखने जा रहे हैं, इसलिए इसका कॉम्प्लेक्स होना तो लाजमी है ही है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसको एक प्रॉपर रिदम में, एक प्रॉपर सिक्वेंस में पढ़ाया नहीं जाता है और ना पढ़ाई जाने की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, टाइम लिमिटेशंस होती हैं। मेडिकल कोर्सेज में ये सब्जेक्ट यूजुअली फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, जहां इसकी ड्यूरेशन 1 साल या 1.5 साल होती है, जो सही तौर पे अगर देखा जाए तो इस सब्जेक्ट के लिए कम है। इसीलिए टीचर्स क्या करते हैं, कोई टीचर आपको न्यूरो एनाटॉमी पढ़ाने लग जाता है, ब्रेन वगैरह पढ़ाने लग जाता है, कोई आपको हेड एंड नेक पढ़ाने लग जाता है, कोई आपको अपर लिम्ब पढ़ाने लग जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को उठा के पढ़ाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक प्रॉपर सिक्वेंस जो होता है वो फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि आपको रैंडमली पढ़ाया जाता है। इस चीज को समझने के लिए आप ऐसा समझिए, ये आपका एक अपर लिम्ब का एक डायग्राम है और मैं यहां से पार्ट्स को किसी को उठा लूं। ये मान लीजिए आपकी आर्म है, ये आपकी फॉर आर्म है, और मैं आपको रटाना चालू कर दूं कि इस फॉर आर्म में जो ब्लड सप्लाई होगी वो मान लीजिए, याद कर लीजिए, रेडियल आर्टरी होगी और यहाँ पे अल्नर आर्टरी होगी। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ रेडियल आर्टरी होगी और यहाँ याद कर लीजिए कि ये अल्नर आर्टरी होगी, ठीक है। और मैं आर्म में भी फिर आपको ब्लड सप्लाई याद करवाऊं कि यहाँ पे जो होगी वो ब्रेकियल आर्टरी होगी। अब ऐसे हमारी बॉडी में कितने सारे पार्ट्स हैं, आप कब तक किसी हर एक पार्ट का याद रखोगे? तो बेसिकली जरूरी होता है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में याद कराया जाए। पूरी सीक्वेंस में याद कराने के लिए हमें बिल्कुल हार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका हार्ट है, यहां से सॉरी, यहां से पहले असेंडिंग ऑर्टा निकलता है। मुझे आपको बताना पड़ेगा कि यहां से पहले असेंडिंग ऑर्टा निकलता है। असेंडिंग ऑर्टा से पहले फिर सबक्लेवियन आर्टरी निकलेगी। सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है फिर वो एक्सिलरी आर्टरी में कन्वर्ट होगी। फिर जो एक्सिलरी आर्टरी होती है वो फिर ब्रेकियल आर्टरी में कन्वर्ट होगी। फिर ब्रेकियल आर्टरी जो होगी वो फर्दर ब्रेक डाउन करेगी किसमें? रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में। फिर जो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी जो होंगी ये ब्रेक डाउन करेंगी किसमें? पाल्मर आर्च में। पाल्मर आर्च में ये जो है, ये पाल्मर आर्च, ये जो पाल्मर आर्च है ये किसको ब्लड सप्लाई कर रहा है? ये हैंड को ब्लड सप्लाई कर रहा है। तो अगर आपको एक कहानी के तौर पे समझाया जाएगा तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी और आपको साथ ही साथ आपको सारी चीजें याद भी हो जाएंगी। आप यहां से अब कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्म में ब्रेकियल आर्टरी है, फॉर आर्म में रेडियल एंड अल्नर आर्टरी है, हैंड में आपके पाल्मर आर्टरी है, पाल्मर आर्चेस है। तो बेसिकली अब हर कोई टीचर बिल्कुल हार्ट से स्टार्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। तो हम इस सीरीज में कोशिश करेंगे कि हम आपको एक कहानी की तरह एक रिदम के में लेके चलें ताकि आप चीजों को फ्लो में समझ पाएं और कनेक्ट कर पाएं। एनाटॉमी को पढ़ने का जो ग्राउंड प्लान रहना चाहिए और जो रहता है वो बेसिकली ये रहता है कि सबसे पहले हम जनरल एनाटॉमी पढ़ें। जनरल एनाटॉमी में हम बेसिकली ये जाने कि एनाटॉमी सब्जेक्ट क्या होता है। हम एनाटॉमिकल प्लेन्स, एनाटॉमिकल पोजीशंस के बारे में जाने। हमें पता हो कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल, एंटेरो सुपीरियर, एंटेरो लेटरल क्या मतलब क्या होता है इन वर्ड्स का, क्योंकि ये बुक्स में आने वाले हैं। तो हमें इन वर्ड्स के बारे में एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। हमें पूरी बॉडी की ब्लड सप्लाई, पूरी बॉडी की नर्व सप्लाई, पूरी बॉडी की वीनस सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, पूरी बॉडी का लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए बिफोर गोइंग इनटू द डीप। साथ ही साथ जनरल एनाटॉमी में हम बेसिक ऑस्टियोलॉजी, बोन्स और जॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जनरल एनाटॉमी के साथ में ही अगर आप एक जो इस एनाटॉमी का एक पार्ट है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? बेसिकली आप इसमें जानेंगे कि एक बच्चे का डेवलपमेंट अपने मदर के यूट्रस में कैसे होता है। यानी अभी जो आप बुक में स्टडी कर रहे हैं वो एक एडल्ट की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो एडल्ट आया कहां से, उसकी ओरिजिन कहां से हुई, ठीक है। एक जायगोट सिंगल सेल से वो एक इतना बड़ा इंडिविजुअल बना कैसे, तो वो सब आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिन्हें आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आपके दोनों ये सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाते हैं देन यू कैन मूव फॉरवर्ड ऑन द न्यूरो एनाटॉमी, जहां ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप हेड एंड नेक में, उसके बाद आप हेड एंड नेक में कंटिन्यू करें। उसके बाद आप थोरेक्स के बारे में पढ़ें। थोरेक्स यानी ये वाला जो रीजन होता है, दिस इज थोरेक्स। उसके बाद आप अपर लिम्स, इनको स्टडी करें। उसके बाद आप थोरेक्स के नीचे का जो रीजन है, एब्डोमेन और पेल्विस, उसकी स्टडी करें और फिर आप अपने लोअर लिम्ब को स्टडी करें। तो अगर आप इस पैटर्न में चलेंगे तो शायद आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और आप शायद इस सब्जेक्ट में काफी स्ट्रांग फील करेंगे। ये हमने बेसिक बातें करी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और समझते हैं कि एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी वर्ड कहां से आया है ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे आएंगे। तो जो एनाटॉमी है ये ग्रीक वर्ड एनाटोम से लिया गया है। एनाटॉमी जो ग्रीक वर्ड एनाटोम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कटिंग अप, यानी काट काट के देखना। लैटिन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लैटिन लैंग्वेज में इस एनाटोम का मतलब होता है डायसेक्शन। क्या मतलब होता है? डायसेक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया, एनाटॉमी ग्रीक वर्ड एनाटोम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कटिंग अप, काट काट के देखना, और लैटिन में इस एनाटोम का मतलब होता है डायसेक्शन। अब हम डेफिनेशन की बात करें कि डेफिनेशन क्या होती है एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी की डेफिनेशन होती है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। आप ह्यूमन की बॉडी का जो स्ट्रक्चर है आप उसकी स्टडी कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में किसकी स्टडी करेंगे आप? उस पर्सन की बॉडी ऑर्गन्स की, कि उस ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो कैसे कैसे सिचुएटेड है, कहां कहां सिचुएटेड है, किस किस पार्ट से वो मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप देखेंगे उन ऑर्गन्स की रिलेशनशिप, कि अगर हमारा कोई पर्टिकुलर ऑर्गन है तो उसके आसपास ऑर्गन क्या है। यानी अगर हम हार्ट पढ़ रहे हैं तो हार्ट के आसपास कौन कौन से ऑर्गन है और ये हार्ट जो है ये इन ऑर्गन से कैसे कनेक्ट है। तो बेसिकली एनाटॉमी में आप क्या कर रहे हैं,
ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं, यानी उसके ऑर्गन्स की स्टडी कर रहे हैं, और ये ऑर्गन्स अपने नेबरिंग स्ट्रक्चर से कैसे कनेक्ट है, आप इसकी स्टडी कर रहे हैं। देखो एनाटॉमी और डायसेक्शन में डिफरेंस है। एनाटॉमी क्या है, ये एक वाइड फील्ड है स्टडी का, लेकिन डायसेक्शन एक टेक्निक है। आप डायसेक्शन करके एनाटॉमी समझते हैं, बात सुन रही है? तो डायसेक्शन यानी कटिंग करना, वो कट कराना, तो कटिंग तो एक टेक्निक हो गई ना इस एनाटॉमी को पढ़ने के लिए। एनाटॉमी का एक बड़ा फील्ड है स्टडी करने का, ठीक है। आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ह्यूमन, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हैं, वो बेसिकली बनता कैसे है। तो आपको पता है कि स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो एक जायगोट बनता है जो कि एक सिंगल सेल है, और जब ये बहुत सारी सेल्स मिलती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनको बेसिकली हम देख रहे हैं कि ये किस तरीके से लोकेटेड है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी इनकी रिलेशनशिप देख रहे हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप का मतलब है कि एक ऑर्गन या टिश्यू दूसरे अदर नेबरिंग ऑर्गन या टिश्यू से कैसे कनेक्ट है। तब एनाटॉमी जो दिया गया था वो दिया गया था बाई एरिस्टोटल बाई 2300 ईयर बैक। फादर ऑफ एनाटॉमी जो है वो है हीरोफिलस, एंड फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी जो है वो है वेसेलियस। आगे हम बात करें कि एनाटॉमी में बेसिकली जब हम स्टडी करते हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि आपको लगता होगा कि बस बाहर से देख लिया या कट करके जो देख रहा है वही देख लिया। ऐसा नहीं है कि जो हमें दिख रहा है हम बस उतना ही स्टडी करते हैं, जो हमारी नेक्ड आई से दिख रहा है हम बस उतना स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो स्टडी करते हैं, यानी वो चीज जो हमें आंखों से दिख रही है वहां से तो स्टडी कर ही रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे भी स्टडी करते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने किसी पर्सन को लिया, काटा, जो दिख रहा है वो देख लिया एंड खत्म हो गया। वो जो आपने काट के देखा दैट इज मैक्रोस्कोपिक लेवल, आपने नेक्ड आई से जो देखा दैट इज ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। इसके अलावा आप जब उस काट के किसी पर्टिकुलर टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाते हो तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल है, वहां तक भी स्टडी होती है। उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जब आप किसी बायोप्सी करके किसी पार्ट को कट करके निकाल के आप माइक्रोस्कोप के अंदर लगा के देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। और भी डीप जाके पढ़ाई होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाके पढ़ाई होती है, जहां हम डीएनए वगैरह देखते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर लेवल, जो हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो एनाटॉमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी की जाती है कि जो दिख रहा है बस वही देख के खत्म होगी बात, नहीं, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर तक पढ़ाई करते हैं। तो वही हम देखने वाले हैं कि इस एनाटॉमी को हम किस किस लेवल पे स्टडी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, ये सब कितने लेवल है, क्या क्या पढ़ते हैं हम एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी हम डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। तो सबसे पहले तो बात यहीं से स्टार्ट होगी ना कि वो जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं इसकी ओरिजिन कैसे हुई, ये बना कैसे, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कहां से? एम्ब्रियोलॉजी से, डेवलपमेंटल एनाटॉमी से, जो आपको ये बताता है कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई, कंसेप्शन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन से, और वहां से लेकर उस बच्चे के बर्थ तक की जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी एनाटॉमी की स्टडी करते हो। माइक्रोस्कोपिक यानी आप ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे हो जो आपकी निगरानी से नहीं देख सकते। लाइक किसी पर्सन का बॉडी का आपने कोई पार्ट्स कट करके निकाला बायोप्सी करके, और आप उसमें उसकी सेल्स को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, सेल्स के नेचर को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो, किसी पर्टिकुलर टिश्यू को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो अंडर माइक्रोस्कोप। इसके लिए आप या तो लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हो। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप टिश्यू या सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। तो ये हिस्टोलॉजिकल लेवल पे आप स्टडी कर रहे हैं। आप और डीप जाना चाहते हैं, आप जेनेटिक्स लेवल पे स्टडी करना चाहते हैं, आप डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, वहां तक देखना चाहते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी के स्ट्रक्चर को, तो जेनेटिक्स का पार्ट आ जाता है। जेनेटिक्स साथ ही साथ हमें यह भी बताती है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। हेरिडिटी क्या होती है? कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, होता है ना कि बच्चे माँ बाप की तरह दिख रहे हैं, दैट इज हेरिडिटी। द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। वेरिएशन क्या है? एक ही माँ बाप है, ठीक है, एक ही माँ बाप है, ये मदर है, ये फादर है, इनके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, लेकिन तीनों की शक्ल एकदम एक जैसी नहीं है, या तीनों एकदम मदर फादर की तरह नहीं दिख रहे हैं, कुछ तो उनके अंदर अंतर है। तो द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के 3 इंडिविजुअल हैं लेकिन तीनों में डिफरेंस है, दैट इज वेरिएशन। इसका रीजन कहां मिलता है हमें? जेनेटिक्स में। बस नहीं, तो आपने एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करी, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करी, फिर आपने माइक्रोस्कोपी स्टडी करी, दैट इज हिस्टोलॉजी एंड जेनेटिक्स। और एनाटॉमी को हम जिस लेवल पे स्टडी करते हैं दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी यानी कि आप वहां स्टडी कर रहे हैं, उन ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं जो आपको अपनी नेक्ड आई से देख सकता है, यानी उस बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं जो आपको अपनी नेक्ड आई से देख सकता है। इसको हम ग्रॉस एनाटॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज कैडेवर एनाटॉमी, अनदर इज लिविंग एनाटॉमी, एंड थर्ड वन इज क्लिनिकल एनाटॉमी। कैडेवर एनाटॉमी, जब आप एक डेड बॉडी पे स्टडी करते हो, डेड बॉडी आपने देखा होगा, कैडेवर आपके लेबोरेटरी में रखा रहता है, वो जिस सॉल्यूशन में रखा रहता है उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो आप डेड बॉडी का क्या करते हो? डायसेक्शन करते हो, तो डायसेक्शन करके आप उसकी स्टडी करते हो। कैडेवर पे एनाटॉमी जो कैडेवर पर जो एनाटॉमिकल स्टडी होती है वो 2 तरीके से हो सकती है, एक है रीजनल एनाटॉमी और एक है सिस्टमिक एनाटॉमी।
रीजनल एनाटॉमी का मतलब होता है कि जैसे जैसे बॉडी ऑर्गन प्रेजेंट है आप वैसे वैसे स्टडी करते हुए जा रहे हैं। आपने हेड से स्टार्ट किया, फिर आप नेक पे आए, फिर आप थोरेक्स पे आए, फिर आप एब्डोमेन पे आए, ठीक है, फिर पेल्विस पे आए, फिर अपर लिम्स पे आए और लोअर लिम्स पे आए। तो मतलब आप जैसे जैसे ऑर्गन प्रेजेंट है वैसे वैसे अगर आप स्टडी करते जा रहे हो तो इसको रीजनल एनाटॉमी बोलता है। और यूजुअली जो हम पढ़ाई करते हैं अपने बुक्स में वो भी क्या होती है, रीजनल एनाटॉमी होती है। एक और तरह की एनाटॉमी होती है जिसपे ग्रेज एनाटॉमी जो बुक है वो बेस्ड है। जब आप सिस्टमिक एनाटॉमी करते हो, सिस्टमिक में क्या करते हो, आप एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम को पहले स्टडी करते हो। लाइक आपने मस्कुलर सिस्टम को ले लिया तो आप सारी मसल्स स्टडी कर रहे हो। आप सिर्फ नर्वस सिस्टम को स्टडी कर रहे हो तो आप सिर्फ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब पर फोकस कर रहे हो। ऐसा हम नहीं करते क्योंकि इससे कैडेवर खराब हो जाता है। एक ही सिस्टम हमको पढ़ने को मिल पाता है उससे, और आपको पता है डेड बॉडी हमें इजीली मिलती नहीं है। तो हम रीजनल एनाटॉमी प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सिस्टमिक एनाटॉमी के, क्योंकि सिस्टमिक एनाटॉमी में एक डेड बॉडी आपको एक ही सिस्टम दिखा पाएगी, बट रीजनल एनाटॉमी से हम वेरियस पार्ट को एक ही डेड बॉडी से कंसीडर कर सकते हैं। तो ग्रॉस एनाटॉमी का एक पार्ट हमने समझा कैडेवर एनाटॉमी। दूसरा है लिविंग एनाटॉमी। जब आप एक लिविंग पर्सन पे एनाटॉमी की स्टडी करते हो, कैसे करते हो, कुछ इंस्पेक्शन करके, कुछ पाल्पेशन करके, कुछ परकशन करके और कुछ ऑस्कल्टेशन करके। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर यूज करते हो लाइक ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी और साइटोस्कोपी। अब सर आपने इतने सारे वर्ड बता दिए, इनके मतलब तो हमें कुछ नहीं पता है। तो मतलब आपको पता चलेंगे, आप ध्यान से सुनिए। मैंने आपको क्या बताया कि लिविंग एनाटॉमी आप लिविंग बॉडी पे स्टडी करते हैं, और जब लिविंग बॉडी आपके सामने आती है तो आप इंस्पेक्शन करते हैं, पाल्पेशन करते हैं, परकशन करते हैं और ऑस्कल्टेशन करते हैं। अब इन वर्ड्स के मतलब क्या होते हैं? तो सबसे पहला वर्ड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब क्या है कि आप जो पर्सन आए हैं उसकी विजुअल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। आप सामने से उसको बस क्लियरली देख रहे हैं, उसकी अपीयरेंस क्या है, उसका शेप, कलर, उसकी अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं दिख रही। यानी आंखों से आप सामने पेशेंट आपके खड़ा है और आप उसको क्या कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। आपको उसकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग तो नहीं दिख रही, आपको उसकी स्किन पर कोई रेसेस तो नहीं दिख रही, उसको आपकी उसकी किसी हड्डी में डिफॉर्मिटी तो नहीं दिख रही। तो यानी पेशेंट आपके सामने दिख रहा है और आप जो विजुअल इंस्पेक्शन कर पा रहे हो उसको देख के ऊपर से नीचे, वो क्या है, इंस्पेक्शन। उसके बाद क्या होता है, पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है कि आप अपनी हैंड्स और फिंगर का यूज कर रहे हैं बॉडी सरफेस को एग्जामिन करने के लिए, ताकि अंडर जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप अपने फिंगर और हैंड का यूज किया और आप इस तरीके से पेशेंट की बॉडी के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव करके देख रहे हैं, ताकि आप ये देख पा रहे हैं कहीं, जैसे कि मान लीजिए किसी की स्किन है और यहाँ पे कोई मान लीजिए नोड्यूल है, यहाँ पे कोई नोड्यूल है, कोई नोड्यूल है, तो आप अपनी फिंगर से इस तरीके से टच करके देख रहे हैं, उसको इस तरीके से एग्जामिन कर रहे हैं। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, अपने हैंड्स और फिंगर को यूज करके आप क्या करते हैं, उनको बॉडी सरफेस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये एग्जामिन करने के लिए कि टेम्परेचर क्या है, अगर कोई नोड्यूल है तो उसका साइज क्या है, टेंडरनेस तो नहीं है स्किन के ऊपर, कोई लंप प्रेजेंट तो नहीं है, लंप प्रेजेंट है तो उसका साइज क्या है, ठीक है, और जो स्किन वगैरह है उसका टेक्सचर क्या है। तो बेसिकली आप हैंड एंड फिंगर का यूज करके आप किसी पर्सन की बॉडी को एग्जामिन करते हैं, वो क्या है, पाल्पेशन। नेक्स्ट इज परकशन। परकशन क्या होता है कि आप किसी पर्सन की बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे टैपिंग कर रहे हैं। टैपिंग मतलब ऐसे करके टैप करके देख रहे हैं, टैप करके देख रहे हैं। अब टैप करके जो वाइब्रेशन आ रहे हैं या जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है आप उसको फील कर रहे हैं, और उसको फील करके आप डेंसिटी डायग्नोज कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए यहाँ पे नोड्यूल था, अब नोड्यूल पे आपने यहाँ पाल्पेट किया, मान लीजिए ये आपकी फिंगर थी और इस फिंगर से आपने यहाँ टैप किया, पाल्पेट किया। अब पाल्पेट करने से जो आवाज आ रही है आपको उससे ये पता पड़ेगा कि जो अंदर ये नोड्यूल है ये सॉलिड है या फिर लिक्विड है। जो वाइब्रेशन आएंगे, जो साउंड निकल के आएगी, उससे आप ये गैस करेंगे कि उसकी डेंसिटी क्या है, वो कितना हार्ड है। तो इसको बोलते हैं परकशन। तो यूजुअली आप फिंगर्स को इस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज पाल्पेशन, एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन आप टैप कर रहे हैं, दैट इज परकशन। नेक्स्ट इज ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन का क्या मतलब होता है, आप स्टेथोस्कोप लगा के जो भी बॉडी से साउंड्स आती हैं उनको सुन रहे हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी डायग्नोसिस कर रहे हैं। साउंड्स कहां से आती हैं, आपके हार्ट से आती हैं, ठीक है, लब लंग्स से साउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो आप साउंड को सुनकर ये पता करते हैं कि आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ वर्ड यूज किए जैसे ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में क्या करते हैं कि एक थिन फ्लेक्सिबल रॉड होती है, उसके टिप पे कैमरा और लाइट लगी होती है जिसको हम ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं। इसको हम एग्जामिन करने के लिए क्या डालते हैं, एयरवे, एयर का जो पाथवे है उसमें डालते हैं, ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में, ये देखने के लिए कि आपकी जो ट्रैकिया या ब्रोंकाई है उसमें कोई ट्यूमर, इन्फेक्शन या ब्लॉकेज तो नहीं है। उसी तरीके से गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी होती है, उसमें भी क्या होता है, थिन फ्लेक्सिबल रॉड होती है जिसके टिप पे कैमरा और लाइट लगी होती है जिसको एंडोस्कोप बोलते हैं। इसको आप अपने इजोफेगस में के थ्रू डालते हैं, स्टमक में, ड्यूडेनम तक डालते हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई आपका जो जीआईटी है उसमें कोई अल्सर तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, या फिर बायोप्सी करने के लिए हम सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट साइटोस्कोपी। साइटोस्कोपी में क्या होता है, यहाँ भी एक थिन ट्यूब होती है विद कैमरा एंड लाइट जिसको साइटोस्कोप बोलते हैं, और इसको यूरेथ्रा के अंदर, यूरेथ्रा के थ्रू डाला जाता है ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट को एग्जामिन करने के लिए, ताकि ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन, स्टोन या ट्यूमर तो नहीं है या कोई अदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया लिविंग एनाटॉमी में कैसे कैसे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है,
ध्यान दीजिएगा। क्लिनिकल एनाटॉमी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं हम एनाटॉमी की यूज करते हैं, एनाटॉमी का यूज करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। यानी जो हमारी जो भी हमारा क्लिनिक खुला हुआ है, जो भी डॉक्टर का क्लिनिक खुला होता है, वहां वो एनाटॉमी की जो उसको नॉलेज है, उस पर्सन को जो एनाटॉमी की नॉलेज है उसको यूज करके वो क्या करता है, किसी भी पर्सन की जो बीमारी होती है उसको डायग्नोस करता है। इसको बोलते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमी। यानी किसी के हैंड्स हैं, अगर वो इस तरीके से मुड़े हुए हैं तो वो देखेगा कि इनके बीच में क्या एबनॉर्मलिटी है। किसी पर्सन का हाथ उठ नहीं रहा है तो वो देखेगा कोई फ्रैक्चर तो नहीं है। तो यानी कि आपके अंदर जो एनाटॉमी की नॉलेज है आप उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और ये एग्जामिन कर रहे हैं कि पर्सन को क्या डिसीज है, इसका डायग्नोसिस कर रहे हैं। दिस इज क्लिनिकल एनाटॉमी। सो बेसिकली हम बता रहे थे आपको वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनाटॉमी टू स्टडी एनाटॉमी। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंटल पढ़ा, माइक्रोस्कोपिक पढ़ा, ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ी, एक और है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, जहां हम क्या करते हैं बहुत सारी मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे एक्सरे मशीन, सीटी मशीन, एमआरआई मशीन। इन मशीन्स का हेल्प से क्या करते हैं हम, जो पर्सन के एक लिविंग पर्सन है उसकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उन इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करते हैं कि उनमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अब जरूरी थोड़ा ना हर बार किसी का बॉडी कट करके आप अंदर जाकर झांक देखोगे। अब तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, तो हमारे पास मशीन्स होती हैं जिसमें हम वेरियस जो रेज होती हैं, जैसे हम एक्स रेज या फिर रेडियो वेव्स, उनका इस्तेमाल करते हैं। उनको भेजा जाता है बॉडी के अंदर, उनसे एक इमेज क्रिएट होकर आती है और उसकी हेल्प से हम डायग्नोस करते हैं कि पर्सन का जो बॉडी का जो ऑर्गन है वो सही है कि नहीं, उसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर लोकेशन में हैं कि नहीं। सो दिस इज बेसिकली रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।